हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर वर्स। माई सेल्फ कोमल। आज की जो क्लास है वो न्यू क्लासिकल एज के बारे में है। इससे पहले हमने जो है वो रेस्टोरेशन एज तक अपने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को कवर कर लिया है। हम अपनी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज कर रहे हैं जहाँ पर हम हर एक एज को डिस्कस करते हैं डिटेल में, एग्जाम ओरिएंटेड मैनर में। ओके, तो अगर कहीं पे भी आपके हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पूछा जाता है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत अच्छी और बहुत बेनिफिशियल होगी, क्योंकि बहुत ही कम टाइम में हम बहुत सारे एस्पेक्ट्स और बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को इसमें कवर कर लेते हैं। और अगर आप बिगनर हैं तो प्लीज़ आप सारी वीडियोज़ जो पिछली हैं उसे देखकर फिर इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को हमेशा जो है वो क्रोनोलॉजी में ही पढ़िए अगर आप बिगनर हैं। और अगर आप बिगनर नहीं हैं तो फिर आपके लिए ये एक रिवीजन की तरह वर्क करेगा। ओके, तो आज की वीडियो में हम पूरी तरीके से अपने सारे न्यू क्लासिकल के एस्पेक्ट्स को, सारे राइटर्स को और उसमें जितने भी डिविजन्स हैं सबको कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन को। न्यू क्लासिकल एज में सबसे पहले हम देखेंगे कि न्यू क्लासिकल एज जो है वो डिवीजन्स हैं उसके, तो हम उसको डिस्कस करेंगे और साथ में हम ये भी देखेंगे कि रेस्टोरेशन एज जो हमने पढ़ा था, एज ऑफ ड्राइडन भी जिसको कहते हैं, उसमें हमने क्या पढ़ा था पिछली क्लास में। ओके, तो रेस्टोरेशन एज में हमने देखा था कि कैसे जो है वो किंग चार्ल्स जो है वो एग्जीक्यूट करने के बाद पुरिटन एज आता है। इसके बाद आपके जो है पुरिटन एज के एंड होने के बाद जो है आपके चार्ल्स सेकेंड आते हैं, जो कि चार्ल्स फर्स्ट के बेटे थे, ठीक है, और वो रीस्टोर कर लेते हैं मोनार्की सिस्टम को इंग्लैंड के अंदर और फिर आपका रेस्टोरेशन एज स्टार्ट होता है। और वहीं पर आपके जो है वो थिएटर रीओपन हो जाते हैं। बहुत सारे जो ड्रामास के फॉर्म हैं वो आ जाते हैं, जैसे हीरोइक कपलेट हो गया, आपका हीरोइक ड्रामास हो गए। इसके अलावा कॉमेडी ऑफ मैनर में लोग लिखने लगते हैं, जहाँ पर आपके क्लासिकल्स को भी वो फॉलो करते हैं जो कि रोमन और ग्रीक के हैं। इसके अलावा बहुत सारे अदर जो है एस्पेक्ट्स हैं जो हमने सब कुछ कवर किया था। इसके अलावा एंड कैसे होता है रेस्टोरेशन एज का, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे ही हम कनेक्ट करेंगे अपने इस एज को जो है न्यू क्लासिकल का। तो आपने पिछली वीडियो में देखा था हमने कि कैसे जो है वो न्यू क्लासिकल एज जो है वो स्टार्ट होता है। तो ग्लोरियस रेवोल्यूशन होता है। सबसे पहला जो मेजर इवेंट है वो है ग्लोरियस रेवोल्यूशन वाला इवेंट, ठीक है, जहाँ पर क्या होता है कि एब्सोल्यूट मोनार्की के बारे में जो है बात होती है और कहा जाता है कि इसको जो है वो बैन कर देना चाहिए, एब्सोल्यूट मोनार्की को। इसके अलावा एक बिल आता है, द बिल ऑफ राइट, जहाँ पर बोला जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होनी चाहिए, यानी कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट होना चाहिए, साथ में मोनार्की होनी चाहिए। ओके, फिर तीसरा जो मेजर इवेंट बनता है वो ये होता है कि 1700 के आते-आते क्लासिकल्स को बहुत ज़्यादा जो है वो राइटर्स फॉलो करने लगते हैं, यानी कि ऑर्डर, रीज़न और मोरल्स को, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है ऑगस्टियन एज को और नियो क्लासिकल एज को, जो हम आज पढ़ने वाले हैं। तो मैंने आपको एक पूरा रिकैप दिया है कैसे आपको कनेक्ट करना है, कि कैसे आपका ग्लोरियस रेवोल्यूशन और द बिल ऑफ राइट और उसके बाद जो क्लासिकल्स का इन्फ्लुएंस था वो इतना ज़्यादा आपके जो है वो बढ़ जाता है कि इस एज को हम डिफरेंट तरीके से पढ़ते हैं, जो है आपका नियो क्लासिकल एज, ठीक है, जहाँ क्लासिकल्स को फॉलो किया जाएगा, रोमन एंड ग्रीक के लिटरेचर को बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम उसी को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला होगा हमारा ऑगस्टियन एज, जो कि 1700 से 1745 तक रहता है, जिसको हम लोग एज ऑफ पोप भी कहते हैं, यानी इस टाइम पे अलेक्जेंडर पोप लिख रहे थे, ठीक है। इसके अलावा एज ऑफ सेंसिबिलिटी आती है, जहाँ पर हम देखेंगे कि 1745 से लेके 1798 तक आपका एज ऑफ सेंसिबिलिटी रहेगी, जिसको हम लोग एज ऑफ जॉनसन या सैमुअल जॉनसन भी कहते हैं, जहाँ पर सैमुअल जॉनसन का इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा, कैसे वो क्रिटिसिज्म को शेप करेंगे, कैसे वो जो है वो अदर टाइप के जो है वो पोएम्स लिखेंगे। एंड फिर इसके बाद स्टार्ट होगा हमारा प्री रोमांटिक एरा, यानी कि उसमें आएगा ट्रांजिशनल पोएट, जो हम पिछली आपकी जो आने वाली रोमांटिक वाली वीडियो है उसमें आपका डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसके बाद वाली वीडियो, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि ये जो नियो क्लासिकल एज है ये कैसे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला ऑगस्टियन एज, जहाँ पे आपका हम देखेंगे एज ऑफ पोप को, कैसे आपका जो है वो अलेक्जेंडर पोप लिख रहे थे। इसके अलावा फिर बात करेंगे सैमुअल जॉनसन के बारे में, जिसमें एज ऑफ सेंसिबिलिटी आती है, ठीक है। तो आपको टाइम ड्यूरेशन याद रखना है, कई बार पूछा जाता है कि एज ऑफ ऑगस्टियन एज या एज ऑफ पोप कब से कब तक है और एज ऑफ सेंसिबिलिटी कब से कब तक है। अच्छा, ये दोनों पार्ट हैं आपके नियो क्लासिकल एज के ही, ठीक है, पर इनका डिवीजन है। जहाँ पर आपके पोप लिख रहे थे तो उनको जो है वो एज ऑफ पोप और ऑगस्टियन एज बोला गया है, और जहाँ पर आपका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा सैमुअल जॉनसन का था तो उसको जो है वो एज ऑफ सेंसिबिलिटी बोला गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि कैसे हम जो है वो इन सारे एजेस को, क्या-क्या इसका थीम है और क्या-क्या इसकी हिस्ट्री रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कोर बिलीफ क्या था नियो क्लासिकल्स का। डिवीजन तो ठीक है, वो तो राइटर्स पे डिपेंड करता है ना कि कौन सा राइटर लिख रहा था, तो उसके अकॉर्डिंग उस ड्यूरेशन को जो है डिवीजन में बांट दिया गया। पर नियो क्लासिकल्स का क्या जो है वो कोर बिलीफ था, ठीक है, तो वो हम समझेंगे। रीजन इज सुपीरियर टू इमोशन, यानी रीजंस को बहुत ज़्यादा सुपीरियर पोजीशन दिया गया था इमोशंस के बेसिस पे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए इमोशंस इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता था इस टाइम पे, नियो क्लासिकल्स के टाइम पे रीजन बहुत ज़्यादा मैटर करता था। रीजन है, ऑर्डर है, रूल्स है, क्योंकि क्लासिकल्स का यही मानना था कि रीजन
रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी वर्क के अंदर, तो इसीलिए न्यू क्लासिकल एज भी जो है इसी चीज़ को फॉलो करता था। न्यू क्लासिकल्स के जो राइटर्स हैं जैसे कि आपके पोप हो गए या फिर आपके सैमुअल जॉनसन हो गए, तो आप देखेंगे कि उनके वर्क में रीज़न्स देखने को ज़रूर मिलेगा आपको, यानी नॉलेज वो इसी चीज़ पे फ़ोकस करते थे। विट या सटायर में भी होगा तो भी आपका जो है वो ह्यूमन नेचर को ही करेक्ट करने के लिए, उसके बिहेवियर को करेक्ट करने के लिए होगा। तो कोर बिलीव न्यू क्लासिकल्स का क्या है भई कि आपका रीज़न होना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए, रूल्स होने चाहिए वर्क के अंदर। इमोशंस इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, ठीक है? मेन था सुपीरियर था रीज़न। लिटरेचर शुड बी डिलाइट एंड इंस्ट्रक्शन, ठीक है? तो आपका लिटरेचर जो है वो नॉलेज उस देना उस मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी लिटरेचर के अंदर डिलाइटफुलनेस होनी चाहिए, यानी डिलाइट करना चाहिए, प्लेज़र देना चाहिए कोई भी लिटरेचर का वर्क है तो, पर उसमें कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन भी होना चाहिए, यानी नॉलेज भी होना चाहिए, ठीक है? तो ये डिलाइट एंड नॉलेज पे बहुत फ़ोकस करते थे, इंस्ट्रक्शन पे बहुत फ़ॉलो करते थे, ठीक है? अब बात करते हैं, ये ग्रीक और रोमन क्लासिकल मॉडल्स को फ़ॉलो करते थे लिटरेचर के अंदर, यानी इनके जो वर्क होते थे, वो ग्रीक और रोमन के जो क्लासिकल मॉडल्स हैं ना, उन पे बेस्ड होते थे, ठीक है? अब इनके वर्क में क्या-क्या चीज़ें ये ज़रूर मेंटेन करते थे, तो वो था ऑर्डर, बैलेंस, डेकोरम एंड आपका रेजिस्टेंट, ठीक है? तो आपके इनके जो भी वर्क होंगे ना, न्यू क्लासिकल्स के जो भी आप वर्क पढ़े, वहाँ पे बैलेंस होगा, डेकोरम होगा और आपका क्या होगा ऑर्डर होगा और उसमें डिलाइट आपको वो वर्क कर रहा होगा, पर साथ में कोई ना कोई मोरल जो है वो आपको आइडियाज़ या कोई ना कोई नॉलेज ज़रूर दे रहा होगा। जैसे कि अगर आप बात करें अलेक्जेंडर पोप के जो पोएम्स है, द रेप ऑफ द लॉक, तो द रेप ऑफ द लॉक में ऐसा नहीं है, उन्होंने ह्यूमर का, सटायर का, विट का भी यूज़ किया है, जिससे जो है अगर उस पोएम को पढ़ेंगे हम, एज ऑफ पोप बोला जाता है ना इसको, तो अगर हम बात करें अलेक्जेंडर पोप की, तो उनका अगर पोएम हम देखें द रेप ऑफ द लॉक, तो द रेप ऑफ द लॉक में ऐसा नहीं है कि उस पोएम को पढ़ते टाइम आपको प्लेज़र नहीं आएगा, आपको मज़ा नहीं आएगा, आपको अच्छा लगेगा, आपको बहुत डिलाइटफुल फ़ील होगा। पर साथ ही में उन्होंने क्या किया, सटायर किया है उस टाइम की सोसाइटी पे, उस टाइम की जो मतलब लेडीज़ होती थी, उनका जो एक तरीके से रहने का तरीका होता था और एरिस्टोक्रेट जो लोग होते थे, उन पे सटायर भी तो किया है ना उन्होंने। तो कहीं न कहीं वो जो वर्क है, वो जो पोएम है, वो डिलाइट भी करता है, साथ में आपको एक इंस्ट्रक्शन भी देता है कि मतलब लोग कैसे हो गए हैं, ह्यूमन नेचर कैसा हो गया है, ठीक है? तो ये दोनों ही चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो आप न्यू क्लासिकल जो एज है या न्यू क्लासिज़्म जो एज है, उसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर एज ऑफ पोप बोला जाता है, तो उनकी पोएम में आपको ये दोनों चीज़ें देखने को मिलेंगी। और इसके अलावा ग्रीक एंड जो है रोमन का यूज़ करते थे, लिटरेचर को फ़ॉलो करते थे, उनके मॉडल्स को फ़ॉलो करते थे, ठीक है? तो ह्यूमन नेचर इज़ यूनिवर्सल। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ह्यूमन नेचर पे बहुत फ़ोकस किया जाएगा। कोई भी वर्क होगा तो ह्यूमन नेचर को करेक्ट करने के लिए, उसके बिहेवियर को करेक्ट करने के लिए या उस पे ही सटायर या विट किया जाएगा, ठीक है? अब हम बात करते हैं आर्ट शुड बी इमिटिएट नेचर थ्रू रीज़न, ठीक है? तो अगर जो आर्ट है यानी जो भी वर्क है, जो भी चीज़ें हैं जो लिखी जा रही हैं, आर्ट जो है वो कहीं न कहीं इमिटिएट कर रहा हो नेचर को थ्रू द रीज़न, रीज़न के थ्रू जो है वो नेचर को इमिटिएट करे। यानी अगर इमिटिएशन कर भी रहा है नेचर का, तो भी उसमें रीज़न होना चाहिए उस आर्ट में, ठीक है? तो आपको ये याद रखना है। तो यहाँ पर क्या है, अभी हम अगर रोमांटिक एरा में जाएँगे जब, तो हम देखेंगे कि वहाँ पे रीज़न पे या ऑर्डर, बैलेंस या किसी सेट ऑफ रूल पे फ़ोकस नहीं किया जाएगा। आप नेचर को इमिटिएट कर सकते हैं जैसा आप चाहते हैं, जैसा आपको फ़ील हो रहा है, ठीक है? पर्सनल एक्सपीरियंस पे आप कर सकते हैं नेचर को इमिटिएट। बट न्यू क्लासिकल्स का ऐसा मानना नहीं था। न्यू क्लासिज़्म वाले जो राइटर्स थे, वो कहते थे कि आर्ट जो भी आर्ट अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे वो जैसा भी आर्ट हो, वो इमिटिएट कर रहा है अगर नेचर को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट रीज़न होना चाहिए, ठीक है? जो कि रोमांटिक नहीं कहते थे। अब हम बात करेंगे ऑगस्टियन एज के बारे में। हमने अभी देखा कि कैसे जो है उन्होंने इस एज के लोग क्या मानते थे कि नेचर को अगर आपको इमिटेट करना है तो आप कर सकते हैं, बट जो भी नेचर है उसको इमिटेट कर रहे हैं, जो भी आर्ट है आप उसको अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं, लिटरेचर है, वर्क है, पर उसमें रीज़न होना चाहिए। यानी आप नेचर को यूँ ही अपनी मर्ज़ी से नहीं इमिटेट कर सकते फ्रीली, उसमें एक रीज़न होना चाहिए, ठीक है? वही अब क्या है कि रोमांटिक एरा में क्या होगा कि यही सारी चीज़ों के अगेंस्ट जाएँगे सारे जितने भी पोएट हैं कि भाई नेचर जो है वो पर्सनल एक्सपीरियंस जो भी है उसके थ्रू होना चाहिए, कोई रीज़न, कोई रूल्स का होना ज़रूरी नहीं है। तो न्यू क्लासिकल के अगेंस्ट में ही तो रोमांटिक एज आएगा, तो इसीलिए आपको कहीं न कहीं कनेक्ट कर रही हूँ। मैं पिछली बार से भी कनेक्ट करवा रही हूँ, मैं इसके बाद वाली एज से भी कनेक्ट करवा रही हूँ आपको, ठीक है? कि क्यों रोमांटिक एज आएगा और कैसे रेस्टोरेशन एज से न्यू क्लासिकल अलग है, ठीक है? तो अब हम बात करेंगे अपने पहले जो डिवाइड किया गया है ना आपके इस न्यू क्लासिकल को, न्यू क्लासिज़्म वाले एज को, तो सबसे पहला जो है वो है ऑगस्टियन एज, यानी इसमें आपके जो है वो पोप लिख रहे थे, अलेक्जेंडर पोप। तो आपका ऑगस्टियन एज जो है वो 1700 से 1745 तक रहता है। व्हाई इसको ऑगस्टियन एज क्यों कहते हैं? इस टाइम पीरियड को ऑगस्टियन क्यों कहते हैं? द नेम आफ्टर द रेन ऑफ द रोमन एम्परर ऑगस्टस, अ पीरियड एसोसिएटेड विद लिटरेरी एक्सीलेंस, इंग्लिश राइटर एडमायर क्लासिकल रोमन ऑथर्स सच एज हॉरेस एंड आपका वर्जिल, ठीक है? तो अब इसको क्यों बोला गया है? क्योंकि ये लोग जो है वो रोमन जो लिटरेचर था उसको इस टाइम पे बहुत फॉलो कर रहे थे, रोमन एंड ग्रीक लिटरेचर को। तो उसके जो रोमन के जो एम्परर थे उनका नाम था ऑगस्टस, ठीक है? और इस टाइम पे क्लासिकल रोमन ऑथर्स को ही बहुत ज़्यादा इमिटिएट और उनको ही फॉलो किया जा रहा था, इसीलिए उसके जो एम्परर थे उसके नाम पर आपका ऑगस्टियन एज रखा गया।
आई होप कि आपको समझ आया हो, ठीक है? क्योंकि रोमन और ग्रीक से इन्फ्लुएंस था ये एज और उसके जो एम्परर थे उनका नाम था ऑगस्टियस, तो इसीलिए इसको ऑगस्टियन एज का नाम दिया गया, ठीक है? तो इसके पीछे भी एक रीज़न है कि इसको ऑगस्टियन एज क्यों बोलते हैं, क्योंकि रोमन और आपके जो है वो ग्रीक के लिटरेचर को बहुत फॉलो किया जा रहा था। रोमन ऑथर्स जैसे कि होरास और वर्जिल के बारे में बहुत बात हो रही थी, उनके वर्क को, उनकी चीज़ों को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होकर लिख रहे थे इस टाइम के राइटर, और उनके जो एम्परर थे उनका नाम था ऑगस्टियस, इसलिए, ठीक है? लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे ऑगस्टियन एज के? तो लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स थे ग्रेटेस्ट एज ऑफ सटायर। सटायर का ये ग्रेटेस्ट एज था, ठीक है? इस टाइम पे सटायर का, विट का, हीरोइक कपलेट का बहुत यूज़ किया जाएगा इस पूरे ड्यूरेशन में, जो कि आप देख सकते हैं हमारे अलेक्जेंडर पोप के वर्क में। विट, सटायर, हीरोइक कपलेट बहुत यूज़ करते थे, ठीक है? हीरोइक कपलेट जो है वो डोमिनेट करेगा। ठीक है, इसके अलावा जो है वो रैशनैलिटी बहुत ज़्यादा, यानी रैशनल होंगे लोग, इमोशंस नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा इमोशंस को प्रेफ़र ना करते हुए रैशनल जो है वो थॉट्स को प्रेफ़र करेंगे। सोशल क्रिटिसिज़्म इस टाइम पे बहुत करा जाएगा ह्यूमन नेचर पे, ठीक है? इसके अलावा आपका जो है एस्से फ्लरिश्ड होगा, यानी बहुत ज़्यादा एस्सेज़ लिखे जाएँगे इस एज में, जर्नलिज़्म डेवलप्ड होगा इस एज में, हीरोइक आपका मॉक हीरोइक पोएट्री लिखी जाएगी, जिसके लिए आपके अलेक्जेंडर पोप बहुत फ़ेमस हैं, ठीक है? मॉक हीरोइक पोएट्री के लिए। तो ये सारा इसी एज में कहीं न कहीं डेवलप्ड हुआ। ओके, तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं मेजर राइटर्स को, ठीक है? तो ऑगस्टियन एज के जो मेजर राइटर हैं वो हैं आपके अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप को जो है वो मॉक हीरोइक पोएट्री भी उन्होंने बहुत लिखी है और मास्टर ऑफ हीरोइक कपलेट कहा जाता है, यानी 2 लाइन्स की जो लाइन्स होती थी विटी और एकदम सटायर बेस्ड, वो ये लिखते थे और हीरोइक कपलेट का बहुत यूज़ करते थे अपने वर्क में, ठीक है? ओके, नाउ बात करते हैं हम इनके मेजर वर्क की। तो द रेप ऑफ द लॉक बहुत फेमस पोएम है, जो कि मॉक हीरोइक पोएम है इनका, ठीक है? इसके अलावा एसे ऑन क्रिटिसिज्म जो इन्होंने लिखा है, जो कि इन्होंने ह्यूमन नेचर के ऊपर एसे ऑन मैन लिखा है, जहाँ पे इन्होंने ह्यूमन नेचर कैसा होना चाहिए, क्योंकि इस टाइम के लोग ह्यूमन नेचर पे फोकस करते थे ना, तो एसे ऑन मैन में इन्होंने डिफरेंट टाइप की पर्सनैलिटीज़ को के बारे में बात करते हुए ह्यूमन नेचर कैसा होना चाहिए उसके बारे में बताया है। एंड एसे ऑन क्रिटिसिज्म में इन्होंने डिफरेंट टाइप के जो राइटर्स थे उस टाइम पे ऑगस्टियन एज में, जो बहुत अच्छा नहीं लिख रहे थे, उन पे क्रिटिसिज्म किया है, ठीक है? और द रेप ऑफ द लॉक इनका जो है वो मॉक हीरोइक पोएम है इस टाइम का, ठीक है? अब हम बात करते हैं जोनाथन स्विफ्ट के बारे में। अब जोनाथन स्विफ्ट भी जो है वो इसी टाइम पे लिख रहे थे। इनके मेजर वर्क जैसे कि आप देख सकते हैं गुलिवर ट्रैवलर है, द मॉडेस्ट प्रपोजल है, द बैटल ऑफ द बुक है, ठीक है? तो ये भी आपका सोशल सटायर कर रहे थे, पॉलिटिकल सटायर है इनका। गुलिवर ट्रैवलर इनका जो है वो जो है पॉलिटिकल सटायर है, पिकारेस नॉवल है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत फेमस है और इस टाइम के एरा के अकॉर्डिंग आप अगर देखना चाहते हैं कि इस एरा में कैसे वर्क लिखे जा रहे थे, तो ऐसे टाइप के वर्क जो है आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इस एज में किस टाइप की चीज़ों को फॉलो किया जा रहा था। अब हम बात करते हैं जोसेफ एडिसन की, जिन्होंने द स्पेक्टर नाम का और द टैडलर नाम का जो है वो एक पैम्फलेट स्टार्ट किया था, ठीक है? तो इस टाइम पे हमने देखा था ना कि कैसे रेस्टोरेशन एज में पैम्फलेट वगैरह लिखने लगे थे लोग, कॉफ़ी हाउस कल्चर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था। तो इसी तरीके से हम देखेंगे कि जो आपके जोसेफ एडिसन है सॉरी, और रिचर्ड स्टील है, वो कॉफ़ी हाउस के जो है वो मेंबर्स कहे जाते हैं और इन दोनों ने मिलके जो है बहुत फेमस जो है वो पैम्फलेट्स स्टार्ट किए थे, जिसका नाम था द स्पेक्टर और द टैडलर, ठीक है? अब ये चीज़ आपको याद रखनी है क्योंकि ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। दोनों के ही नाम पूछे जाते हैं, किसने स्टार्ट किया ये पूछा जाता है, और कॉफ़ी हाउस के मेंबर कौन थे, उसमें भी इन्हीं दोनों का नाम आता है, ठीक है? तो याद रखिएगा। पैम्फलेट्स वगैरह इन्होंने स्टार्ट किया था, फेमस किया था। अब बात करते हैं एंड आपके डैनियल डेफो की, ठीक है? तो इन्होंने रॉबिन्सन क्रूसो लिखा था, इसके अलावा इन्होंने मॉल फ्लैंडर्स लिखा था, ठीक है? तो ये 2 इनके नॉवेल्स थे जो बहुत फेमस हैं, तो ये आपको याद रखना है, ठीक? अब हम बात करेंगे मेजर इवेंट्स की, ठीक है? तो अब मेजर इवेंट्स में हम देखेंगे कि द राइज़ ऑफ द न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स। तो हमने देखा ना कि कैसे जो है वो कॉफ़ी हाउस कल्चर जो है इमर्ज्ड हुआ, पैम्फलेट्स जो है वो आने लगे। तो अब हम देखेंगे कि न्यूज़पेपर और जो है वो जर्नल्स भी बहुत ज़्यादा जो है वो फेमस हो गए थे। यानी जो लोग डेली जो चीज़ें लिखते थे वो पब्लिश होने लगे थे। इसके अलावा डेली का जो न्यूज़ होता था, तो न्यूज़पेपर भी यहाँ पे राइज़ होने लगा, यानी रेगुलर जो है वो न्यूज़पेपर्स आने लगे, ठीक है? जिसमें उस टाइम के जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती थी, वो सारी चीज़ें प्रिंट करके लोग जो है उस टाइम पे पढ़ने लगे। तो न्यूज़पेपर कल्चर या जो जर्नल का जो कल्चर है वो इस टाइम पे स्टार्ट हो गया था। कॉफ़ी हाउस कल्चर बहुत फ्लरिश्ड हुआ था, जहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ फिलॉसफर और लिटरेचर के जो प्रोमिनेंट फिगर थे वो बैठते थे, एक-दूसरे से डिस्कस करते थे। तो ये कल्चर बहुत ज़्यादा हमने देखा था कि कॉफ़ी हाउसेस खुलने लगे थे, पर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा फ्लरिश्ड हो गए थे। इस टाइम पे एक ट्रेंड था, जहाँ पे बहुत सारे कॉफ़ी हाउसेस जो है न्यू क्लासिकल्स जो है वो एज में ओपन हुए थे। ग्रोथ ऑफ द मिडल क्लास, रीडिंग पब्लिक, ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या हुआ, मिडल क्लास ने रीडिंग स्टार्ट कर दी। अब जब कल्चर ऐसा हो जाएगा जहाँ पर न्यूज़पेपर, जर्नल्स और जो है ऐसे कॉफ़ी हाउसेस खुल जाएँगे, तो जो मिडल क्लास लोग हैं वो वहाँ बैठेंगे, चीज़ें पढ़ेंगे। तो जो रीडिंग कल्चर है ना वो मिडल क्लास तक आ गया था, यानी बहुत ज़्यादा जो है वो अब नॉर्मल डेली जो आम पब्लिक है वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो रीडिंग पे फ़ोकस करने लगी थी, ठीक है? एक्सपेंशन ऑफ प्रिंट कल्चर, अब ये सारी चीज़ें होंगी तो प्रिंट कल्चर भी बहुत ज़्यादा जो है वो आपका जो है फेमस हो गया था और बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो गया था। लिटरेचर बिलीव्स, अब यहाँ पे लिटरेचर बिलीव्स क्या थे इस टाइम के लोगों के, लिटरेचर शुड बी टीच थ्रू विट, ठीक है? तो अब यहाँ पे मानना था इनका कि लिटरेचर कैसा होना चाहिए, लिटरेचर जो है वो ऐसा होना चाहिए जो आपको कुछ टीच करे
किसके थ्रू? विट के थ्रू, यानी जिसमें कुछ नॉलेज हो, जिसमें एक सटायर भी हो, जहाँ पर आपको जो है वो क्रिटिसाइज़ भी किया जाए और आपको कुछ टीच कर दिया जाए, ठीक है? और जिसमें कोई आइडिया या एक जो है वो आइडियोलॉजी भी हो, ठीक? ये है, विट का मतलब होता है कि एक अच्छी एक आइडियोलॉजिकल चीज़ बोली जाए, जिससे आपको जो है लिटरेचर में कुछ सिखाया जाए, ठीक है? सटायर करेक्ट्स सोशल एवल्स, ठीक है? तो सटायर क्यों करते थे ये लोग? विट तो ये लोग यूज़ करते थे आइडियाज़ का, डिफरेंट आइडियाज़ का यूज़ करते थे लोगों को लिटरेचर के थ्रू सिखाने के लिए। सटायर का क्यों यूज़ करते थे इस टाइम के लोग? तो लिटरेचर में इनका ये मानना था कि सटायर का इसलिए ये यूज़ करते थे न्यो क्लासिकल्स, क्योंकि सटायर जो है वो सोशल एवल्स, यानी जो लोग हैं, जो गंदे लोग हैं, जो करप्ट लोग हैं, उनको सटायर के थ्रू ये करेक्ट करने का जो है वो एक तरीके से प्रयास करते थे, एक तरीके से वो उसका जो है वो यूज़ करते थे कि सटायर यूज़ करेंगे तो जो सोशल एवल्स हैं वो बहुत ज़्यादा उनका नेचर जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ह्यूमन नेचर, ठीक है? रीज़न गवर्न आर्ट एंड लाइफ़, ठीक है? रीज़न क्यों यूज़ करते थे? ताकि उससे ये दिखा सकें कि आर्ट और लाइफ़ होनी कैसी चाहिए, यानी आर्ट और लाइफ़ है तो उसमें एक रीज़न होना चाहिए, और अगर आपको सोशल लेवल पे चीज़ें सही करनी है तो सटायर का यूज़ करो, लिटरेचर में अगर लोगों को टीच करना है तो विट का यूज़ करो। ये इनके बिलीव्स थे, ठीक है? आई होप कि मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है? कि इनका बिलीव था कि अगर लिटरेचर पढ़ा रहे हो, लिटरेचर लिख रहे हो तो विट का यूज़ करो। अगर लोगों को और जो करप्ट चीज़ें हैं उनको सोशल लेवल पे सही करना है तो उन पे सटायर करो, और अगर आपको आर्ट और लाइफ़ के बारे में लिखना है या आर्ट और लाइफ़ के बारे में समझाना है किसी को तो रीज़न्स का यूज़ करो, ठीक है? तो ये लिटरेचर इनका था मेनली। अब हम बात करेंगे कि इस टाइम पे लिटरेरी मूवमेंट्स कौन-कौन से हुए और इसके अलावा फिगर ऑफ स्पीचेज़ क्या थी जो बहुत ज़्यादा वर्क में यूज़ की जाती थी, ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं लिटरेरी मूवमेंट्स की। तो ऑगस्टिनिज़्म, ठीक है? यानी कि रोमन कल्चर, रोमन लिटरेचर को फ़ॉलो करने को हम लोग ऑगस्टिनिज़्म कहते हैं। यानी इस टाइम के लोग जो है वो ऑगस्टिनिज़्म को यूज़ करते थे, यानी रोमन जो आइडियाज़ थे, रोमन जो लिटरेचर थे उनको इमिटेट करते थे और उन पे वर्क लिखते थे, ठीक है? तो ये एक मूवमेंट था। सटायरिकल लिटरेचर, इस टाइम के लोग जो है वो सटायरिकल लिटरेचर लिखते थे। ये एक मूवमेंट था जहाँ पे हर हर चीज़ को क्रिटिसाइज़ करने के लिए, करप्ट चीज़ों को सोसाइटी में करेक्ट करने के लिए सटायरिकल लिटरेचर लिखा जाता था, जैसे कि गुलिवर ट्रैवलर हो गया, जैसे कि द रेप ऑफ द लॉक हो गया, जो कि आपके अलेक्जेंडर पोप ने लिखा है। आप इन वर्क को देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि कितना सटायरिकल वर्क लिखा जाता था। अगर किसी के बारे में कॉमेडी भी करनी है, अगर किसी के बारे में हँसी-मज़ाक भी करना है, पर अगर उसको करेक्ट करने का भी उसी वर्क में ट्राई किया जाता था, तो उसके लिए सटायरिकल लिटरेचर लिखा जाता था। राइज़ ऑफ पीरियोडिकल एसेज़ का राइज़ हुआ, जहाँ पे आपका द स्पेक्ट्रर और द टैडलर जो है वो एडिसन और स्टील जो है वो लेकर आए, ठीक है? तो अब हम बात करते हैं अर्ली नॉवेल्स। अर्ली नॉवेल्स जो है इस टाइम पे स्टार्ट हो गया था लिखना, जो कि आपके डैनियल डेफ़्यू ने लिखा है, जैसे कि रॉबिन्सन क्रूसो, ठीक है? तो ये अर्ली नॉवेल है, ठीक है? ये अर्ली नॉवेलिस्ट हैं और इनकी ये अर्ली नॉवेल है, जो कि आपके इस एज में न्यू क्लासिकल्स में नॉवेल्स लिखना स्टार्ट हो गया था, ठीक है? तो मेजर आपके डैनियल डेफ़्यू हैं, ठीक? अब हम बात करेंगे फिगर ऑफ स्पीचेज़ की। तो इस टाइम पे फिगर ऑफ स्पीचेज़ कैसे यूज़ किए जाते थे? विट का टीच करने के लिए, ठीक है? लिटरेचर के थ्रू। सटायर का यूज़ किया जाता था, हेरोइक कपलेट्स का यूज़ करते थे, बहुत ज़्यादा अलेक्जेंडर पोप यूज़ करते थे, आयरनी का यूज़ किया जाता था, मॉक हीरोइक का यूज़ किया जाता था। मॉक हीरोइक का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा बढ़ा-चढ़ाकर किसी चीज़ को बोलना, जो कि बहुत ही माइनर इवेंट हो, ठीक है? आपका ट्रिवियल जो है वो इवेंट्स होते थे, उसको क्या किया जाता था, बहुत बढ़ा-चढ़ा के जब अगर पोएम में या वर्क में लिखा जा रहा था, उसको बोलते थे मॉक हीरोइक। इसका बहुत प्राइम एग्ज़ाम्पल है द रेप ऑफ द लॉक। ठीक है, द रेप ऑफ द लॉक जो है, उसमें क्या दिखाया गया, मॉक हीरोइक का ही तो यूज़ किया गया, यानी एक बहुत छोटा-सा इवेंट था कि आपकी जो हीरोइन थी, उसके जो है वो हेयर कट कर दिए जाते हैं, पर उसको कैसे दिखाया गया, उसको बहुत ही ज़्यादा ऐसे बढ़ा-चढ़ा कर आपके द रेप ऑफ द लॉक में अलेक्जेंडर पोप ने लिखा। तो जब किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ा-चढ़ा के लिखा जाता है पोएम या वर्क के अंदर, तो उसको जो है वो मॉक हीरोइक बोलते हैं। एपिग्राम का यूज़ किया जाता है, यानी कि विट्टी सटायरिकल लाइन्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है? यानी शॉर्ट लाइन होगी, बट जो है बहुत ज़्यादा विट्टी और सटायरिकल होगी, ठीक है? टंग कसने वाली लाइन होगी, दो छोटी-सी लाइन होगी, 2 या 3 जो है वो लाइन्स होंगी आपकी, और उसमें जो है वो बहुत ही ज़्यादा सटायरिकल और विटी वर्ड्स का यूज़ किया जाएगा किसी को क्रिटिसाइज़ या सटायर करने के लिए। उसको बोलते हैं एपिग्राम। इसके अलावा एल्यूज़न का यूज़ करते थे ये लोग, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा अलग नहीं था रेस्टोरेशन एज से ये, बट हाँ, न्यू क्लासिकल्स थे क्योंकि वो भी क्लासिकल्स का यूज़ करते थे, तो ये थोड़ा ट्रांसफ़ॉर्म हो गए थे और ज़्यादा जो है वो स्ट्रिक्ट हो गए थे क्लासिकल जो रूल्स थे उसको लेके। तो इसीलिए इसको न्यू क्लासिकल बोला जाता है। अब हम बात करेंगे अपने सेकंड डिवीज़न की, यानी कि हमने देखा ऑगस्टियन एज का लिटरेचर कैसा था और कैसे टाइप के वर्क लिखे जा रहे थे और कौन-कौन मेजर जो थे वो लिख रहे थे, जैसे कि अलेक्जेंडर पोप हो गए और आपके अदर जो भी हैं आपके नॉवेलिस्ट और राइटर्स, ठीक है? अब हम देखेंगे कि एज ऑफ सेंसिबिलिटी, जिसको एज ऑफ जॉनसन भी बोलते हैं, जो कि आपका स्टार्ट हुआ था 1745 से लेके 1798, यानी रोमांटिक एज, जब तक लिरिकल ब्लेडर आपका आएगा, ठीक है? उससे पहले तक आपका ये चलेगा, ठीक? तो 1745 से 1798 तक चलेगा। इसी में आपका एज ऑफ जो है वो ट्रांजिशन भी आएगा, रोमांटिक का जो ट्रांजिशन हो रहा होगा ना, ट्रांजिशनल एज, वो भी आएगा इसी के अंदर आता है, इसी ईयर के अंदर, क्योंकि 1798 से तो हम रोमांटिक एज को मानते हैं। तो जो ट्रांजिशन वाला एज है रोमांटिक की तरफ और जो एज ऑफ सेंसिबिलिटी है, यानी ड्राइड जो आपका सैमुअल जॉनसन का एज है, वो दोनों जो है वो इसी में फॉल करता है, इसी एरा में। ओके, तो व्हाई एज ऑफ सेंसिबिलिटी, क्यों बोलते हैं इसको एज ऑफ सेंसिबिलिटी?
तो सबसे पहली बात है, द फेज ग्रेजुअली शिफ्टेड अटेंशन फ्रॉम प्योर रीजन टू इमोशन, सिंपैथी, इसके अलावा नेचर, इमेजिनेशन, प्रिपेयरिंग द वे ऑफ रोमांटिसिज्म। अब आपने पिछले अभी हमने देखा ऑगस्टियन एज में इसी वीडियो में कि कैसे जो है वो सिर्फ रीजन पे और आपका टीच करने पे, इसके अलावा विट सटायर के थ्रू पूरा ह्यूमन नेचर पे फोकस किया जा रहा था, और ये भी बोला गया कि अगर आर्ट भी होगा तो उसमें रीजन होना चाहिए। तो आपने देखा कि बहुत ज़्यादा जो है वो रूल्स के साथ आपके ऑगस्टियन एज लिख रहे थे, क्योंकि रोमन्स को फॉलो करते थे और वो भी जो है वो इसी टाइप के लिटरेचर लिखते थे। बट यहाँ पर क्या हुआ कि इतना सब कुछ होने के बाद अब जब एज ऑफ सेंसिबिलिटी आएगी तो थोड़ा-सा ग्रेजुअली जो है वो लिटरेचर शिफ्ट हो जाएगा, और प्योर इमोशन, थोड़ा-सा सिम्पैथी और आपको इमेजिनेशन जो है वो देखने को मिलेगा आपके अदर जो इस टाइम के जो भी होंगे पोएट और राइटर्स। क्योंकि ये एक तरीके से कहीं न कहीं आपका प्रिपेयर करेगा वे को, जो कि रोमांटिसिज्म की तरफ जाएगा, जहाँ पे आपके ट्रांजिशनल पोएट जो है वो लिखना स्टार्ट करेंगे, फिर मेन आपका रोमांटिसिज्म स्टार्ट होगा। तो इसीलिए इसको एज ऑफ सेंसिबिलिटी बोलते हैं, क्योंकि इस टाइम पे इमोशन का, सिम्पैथी का, नेचर का, इमेजिनेशन का यूज़ होने लगा था, जो ऑगस्टियन टाइम पर बिल्कुल नहीं हो रहा था। ठीक है? अब बात करते हैं लिटरेरी करैक्टरिस्टिक्स की। तो यहाँ पर कैसा होगा इस टाइम का एज ऑफ सेंसिबिलिटी का, हमने पिछली बार देखा ऑगस्टियन का कैसा होगा, तो अब एज ऑफ सेंसिबिलिटी का कैसा होगा? तो ऐसा होगा कि इमोशन, सिंपैथी का यूज़ किया जाएगा, नेचर का यूज़ किया जाएगा, ग्रेवयार्ड पोएट्री यहाँ पे लिखी जाएगी, गॉथिक फिक्शन यहाँ पर बहुत ज़्यादा लिखे जाएँगे, सेंटिमेंटल नॉवेल्स बहुत ज़्यादा फेमस होगा इस टाइम पे, ठीक है? सेंटिमेंटल नॉवेल्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड होगा एज ऑफ सेंसिबिलिटी के टाइम पे, ठीक? उसके अलावा बात करेंगे आपके सिटी नॉवेल्स लिखे जाएँगे, आपका बायोग्राफी और क्रिटिसिज्म पे बहुत ज़्यादा बायोग्राफीज़ बहुत फेमस हो जाएँगी, जैसे कि सबसे मेजर जो बायोग्राफी लिखी गई है वो है आपकी सैमुअल जॉनसन की जो बायोग्राफी है वो, बहुत फेमस बायोग्राफी है, ठीक है? तो ये इसी टाइम पे लिखी गई थी, तो बायोग्राफीज़ लिखना स्टार्ट हो जाएँगे, क्रिटिसिज़्म बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएगा, जो कि एज ऑफ ड्राइडेन के टाइम पे उन्होंने लिखा, वो यहाँ पर अब क्रिटिसिज़्म पे बहुत फोकस होने लगेगा। अभी से के बाद के जितने भी हैं आपके पोएट और राइटर्स, वो सब क्रिटिसिज़्म का कोई ना कोई वर्क आप देखेंगे अभी लिखेंगे ही, ठीक है? बायोग्राफी बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएगी, और ट्रांजिशनल रोमांटिक, ठीक है? रोमांटिक की तरफ हम ट्रांजिशन कहीं न कहीं हमारा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? अब हम बात करेंगे कि लिटरेचर का बिलीव क्या था इस टाइम पे, यानी कि एज ऑफ सेंसिबिलिटी के टाइम पे लिटरेचर क्या चीज़ें जो है लिटरेचर में फोकस की जाती थी। तो लिटरेचर शुड बी इवोक सिंपैथी एंड मोरल रिफ्लेक्शन। इससे पहले ऑगस्टियन एज में क्या बोला गया कि भाई लिटरेचर जो है वो क्या करना चाहिए, उसके अंदर रीज़न होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, यानी इंस्ट्रक्ट भी करे, डिलाइट भी करे। और इनका क्या मानना है, आपके एज ऑफ सेंसिबिलिटी वाला जो टाइम है उसमें क्या कह रहे हैं कि भाई लिटरेचर क्या होना चाहिए, थोड़ा-सा सिंपैथी होना चाहिए उसके अंदर, और मोरल रिफ्लेक्शन हो पर सिंपैथी भी हो, ठीक है? जिस पे इमोशंस पे और सिंपैथी पे ऑगस्टियन बिल्कुल नहीं जा रहा था, पर अब कहीं न कहीं ग्रेजुअली सिंपैथी को ऐड किया गया कि यार सिंपैथी होना चाहिए, मोरल रिफ्लेक्शन होना चाहिए, बट सिंपैथी भी होना चाहिए। इमोशन कॉम्प्लीमेंट्स रीज़न, ठीक है? तो कहीं न कहीं इमोशंस ही तो कॉम्प्लीमेंट करता है किसी रीज़न को, तो कहीं न कहीं इमोशन भी होना चाहिए। तो इनका मानना था कि इमोशन को भी प्रेफ़र करो, जो कि वो लोग नहीं कहते थे, यानी ऑगस्टियन वाले क्या कहते थे कि नहीं, इमोशन से कोई मतलब नहीं है, रीज़न होना चाहिए, इमोशन होना हो। पर यहाँ पे है कि इमोशन जो है वो कॉम्प्लीमेंट करता है रीज़न को, तो वो होना चाहिए, ठीक? तो आप देखेंगे कि कैसे रोमांटिक की तरफ आपको दिखेगा ट्रांज़िशन। नेचर इज़ सोर्स ऑफ विज़डम एंड फीलिंग, ठीक है? अब इन्होंने क्या बोला कि भाई नेचर सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि जो रीज़न से ही बनता है, उसमें विज़डम भी होता है, उसमें फीलिंग भी होती है। तो अगर कोई इंटेलिजेंट बात, कोई टीच करने वाली बात बोल रहे हो, तो साथ में उसमें एक फीलिंग, इमोशन भी लाओ, क्योंकि जो विज़डम है, जो बुद्धि है, वो इमोशन से कनेक्टेड है, ठीक है? सोर्स ही है ना, तो दोनों ही चीज़ें अगर सोर्स है आपके नेचर का, तो दोनों ही चीज़ें होनी चाहिए, कोई एक चीज़ क्यों होगा, सिर्फ रीज़न क्यों होगा? तो आप देखेंगे कि इस टाइम के लिटरेचर के लोग क्या बिलीव करते थे कि नेचर के अंदर दोनों चीज़ों का सोर्स होता है, विज़डम और फीलिंग का। तो इसीलिए दोनों ही चीज़ें लिटरेचर में भी होनी चाहिए अगर आप लिटरेचर लिख रहे हैं, जो कि ऑगस्टियन एज नहीं मानता था। वो कहता था कि भई रीज़न होना चाहिए, ठीक है? रीज़न आपके नेचर के अंदर, ठीक? तो आप ये देखेंगे कि कैसे ये लोग नेचर और फीलिंग दोनों को और रीज़न को, दोनों को जो है वो मिक्स करेंगे। अब हम बात करेंगे आपके मेजर लिटरेरी इवेंट्स की। तो इस टाइम पे मेजर लिटरेरी इवेंट्स क्या होते हैं? पब्लिकेशन ऑफ सैमुअल जॉनसन डिक्शनरी। डिक्शनरी को पब्लिश किया गया था सैमुअल जॉनसन के, जो कि 1755 में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार-बार ये ईयर पूछा जाता है, 1755 जब डिक्शनरी पब्लिश हुई थी। फर्स्ट आपकी जो है वो कंप्लीट डिक्शनरी इंग्लिश में पब्लिश की थी आपके सैमुअल जॉनसन ने 1755 में, ठीक है? ग्रोथ ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म का ग्रोथ होता है। राइज़ ऑफ सेंटिमेंटल फिक्शन का ग्रोथ होता है। इंक्रीज़ फोकस एंड नेचर एंड इमोशन, बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, सिर्फ नेचर, सिर्फ रीज़न पे नहीं, सिर्फ ऑर्डर पे नहीं, जबकि नेचर और इमोशन और फीलिंग पे, ठीक है? तो थोड़ा आपका सेंटिमेंटल, थोड़ा सिंपैथी, थोड़ा नेचर, फीलिंग, सबको अब वर्क में दिखाया जाएगा, और यहाँ से जो है ट्रांजिशन होगा आपके रोमांटिक का। फिगर ऑफ स्पीच क्या-क्या यूज़ की जाती थी एज ऑफ सेंसिबिलिटी के अंदर? तो एलिजीज़ का यूज़ करते थे ये लोग, यानी अगर एलिजीज़ लिखना बहुत स्टार्ट कर दिया था इन लोगों ने, ठीक है? क्योंकि ये इमोशंस पे कहीं न कहीं फोकस कर रहा है ना, तो अब अगर लिटरेचर में कोई इनका है जो इनके क्लोज़ है, वो अगर चला गया है इस दुनिया से, तो एलिजीज़ इन लोगों ने स्टार्ट किया लिखना, जिसमें इन्होंने इमोशंस को शो करा
कि क्या ये फ़ील करते हैं उसके बारे में। तो यहीं से जो है वो इमोशंस कहीं न कहीं लिटरेचर के अंदर फिर से आ गया, ठीक है? जो आपके ऑगस्टियन या फिर अभी रेस्टोरेशन वाले एज में पूरी तरीके से क्लासिज़्म की वज़ह से एंड हो गया था और रीज़न पे फ़ोकस होने लगा था। अब फिर से एलिजीज़ और इमोशंस इसमें ऐड करेगा इंसान, जो भी इसके बारे में भी लिख रहा होगा, ठीक है? तो कहीं न कहीं धीरे-धीरे एलिजीज़ लिखा इन लोगों ने। फिर आपका पर्सोनिफिकेशन, इमेजिनरी, सिम्बॉलिक ये सब चीज़ों का एपिस्ट्रॉफी, ठीक है? और आपका मेलिकनी टोन का यूज़ किया। तो ये सारे जो है वो जो एक तरीके से चीज़ें, फिगर ऑफ स्पीचेज़ ये लोग यूज़ कर रहे थे, ये कहीं न कहीं लिटरेचर में फिर से आपके इमोशन और आपके फीलिंग्स को ऐड कर रहा था, ठीक है? रीज़न के साथ और मोरल्स के साथ, ओके? अब हम बात करेंगे एज ऑफ सेंसिबिलिटी में मेजर राइटर्स कौन से हैं। सबसे पहले आपके सैमुअल जॉनसन हैं, जिनका फेमस है आपका 1755 में डिक्शनरी इन्होंने इंग्लिश के लेके आए थे वो। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे वर्क लिखे हैं, जैसे कि द लिव्स ऑफ द पोएट लिखा है, जिसमें इन्होंने पोएट्स की लाइफ के बारे में लिखा है, बायोग्राफीज़ और ऑटोबायोग्राफीज़ बहुत फेमस हुई इस टाइम पे। द रैम्बल्स लिखा और रेस्टलर्स लिखा, ठीक है। ओलिवर गोल्डस्मिथ की बात करें तो उन्होंने द डेजर्टेड विलेज लिखा, जो बहुत बार पूछा जाता है। इसके अलावा इन्होंने अपना नॉवल लिखा जिसका नाम था द स्कार ऑफ वेकफील्ड। इसके अलावा शी स्टॉप टू कॉन्करर लिखा है इन्होंने, जो कि इनका प्ले है कॉमेडी का, बहुत अच्छा और बहुत फेमस प्ले है। तो ये ओलिवर क्रोमवेल वो सॉरी ओलिवर गोल्डस्मिथ के ये फेमस वर्क हैं जो आपको पढ़ के जाने हैं अगर आप आपका एज ऑफ सेंसिबिलिटी पढ़ रहे हैं या फिर न्यू क्लासिकल्स पढ़ रहे हैं। और आपको सैमुअल जॉनसन के सारे वर्क जो लिव्स ऑफ पोएट हैं और जो रेसल्स हैं और जो डिक्शनरी है उसकी डेट वगैरह आपको याद करनी है, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रांजिशनल पोएट की, यानी मैंने बात की ना 1798 तक रहेगा, तो अब ट्रांजिशनल पोएट्री भी लिखना स्टार्ट हो गया था। जैसे कि आपके थॉमस ग्रे आ गए थे जो कि ट्रांजिशनल पोएट हैं, जिसमें उन्होंने एलिजी लिखी इन द कंट्री चर्चयार्ड। इसके अलावा एडवर्ड यंग है जिन्होंने नाइट थॉट लिखा, जेम्स थॉमसन है जिन्होंने द सीजन नाम का वर्क लिखा, विलियम कूपर है जिन्होंने द टास्क नाम का वर्क लिखा, ठीक है। तो ये सारे वर्क क्या हैं, ट्रांजिशनल वर्क हैं। थॉमस ग्रे के बाद जो है विलियम कूपर तक सारे ट्रांजिशनल वर्क हैं जो रोमांटिक की तरफ आपको लेके जाएंगे। और इससे पहले आपके एज ऑफ सेंसिबिलिटी के मेजर राइटर्स के बारे में हमने डिस्कस किया, बहुत सारे और भी हैं बट मेजर मेजर मैंने बता दिया। बाकी आप राइटर्स को एज के बाद अच्छे से एक लिस्ट निकालिए कि कौन कौन से राइटर पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से एज से सबसे ज़्यादा, और उनकी लिस्ट निकाल के आप उनके वर्क की क्रोनोलॉजी और उनके वर्क के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही किया जाता है, पहले एज के बारे में डिस्कस किया जाता है अच्छे से डिटेल में, पहले एज को समझिए ताकि आपको पैटर्न समझ में आए राइटर्स के लिखने का। और जब आप राइटर्स को समझ जाएंगे ना कि वो उस एज में बिलोंग करता है तो क्यों वो उस एज में ऐसा लिख रहा था, क्योंकि अगर आप एज पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि राइटर्स का वर्क क्यों वैसा है। और फिर जैसे ही आपको ये पता चल जाएगा फिर आप राइटर्स की लिस्ट निकाल के आराम से सारे इंपॉर्टेंट वर्क की क्रोनोलॉजी और उसके बारे में जो भी मतलब उसके बारे में जो भी उसकी बायोग्राफी है, जो भी उसका इंपॉर्टेंट क्रोनोलॉजी है वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हमने देखा ट्रांजिशनल पोएट्री के बारे में। अब फेमस राइटर हु रिप्रेजेंट द एज ऑफ रीजन, ठीक है। तो अब फेमस राइटर जो हैं जो एज ऑफ रीजन को बहुत ज़्यादा एक तरीके से दिखाते हैं, वो कौन है। तो एज ऑफ रीजन को दिखाने वाले हैं जॉन ड्राइडन जिन्होंने क्रिटिसिज्म एंड सटायर किया, आपके अलेक्जेंडर पोप जो कि हीरोइक कपलेट्स लिखते थे, सटायर लिखते थे, जोनाथन स्विफ्ट हैं जिन्होंने पॉलिटिकल सटायर लिखा है, ठीक है, जोसेफ एडिसन है जिन्होंने मोरल सटायर लिखा है, और आपका सैमुअल जॉनसन जिन्होंने ऐसे क्रिटिसिज्म लिखा है। तो आपको याद रखना है कि एज ऑफ रीजन को ये सारे राइटर्स बहुत दिखा रहे थे, ठीक है। फिर ट्रांजिशनल पोएट आए, थॉमस ग्रे और ये सारे जिन्होंने आपके क्या किया, पोएट्री लिखी, एलिजीज लिखी, जो कि आपके ट्रांजिशन की तरफ जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे लिटरेरी क्लब हाउसेस की, कौन कौन से जो है लिटरेरी क्लब हाउसेज या मूवमेंट है। तो एक आपका था स्क्रबियल्स क्लब, ठीक है। तो आपके ये कौन कौन से थे, तो इसमें आपके अलेक्जेंडर पोप थे। फाउंडर कौन थे, तो फाउंडर थे आपके अलेक्जेंडर पोप, जिसमें आपके मेंबर्स थे जोनाथन स्विफ्ट थे, जॉन ग्रे थे। इसके अलावा बात करते हैं जॉन आर्बरनॉट थे, इसके अलावा थॉमस पैनल थे। तो ये सब क्या हैं, इसके मेंबर हैं। इसके अलावा पर्पस क्या था इनका, टू सटायर बैड स्कॉलरशिप्स एंड जो है वो लर्निंग को, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ये वाला ग्रुप था। इसके अलावा एक और ग्रुप था जो कि था आपके डॉक्टर जॉनसन का ग्रुप, जो आपके डॉक्टर जॉनसन ने ही फाउंड किया था, जिसमें मेजर जो मेंबर्स हैं वो हैं आपके एडमंड ब्रूक, ओलिवर गोल्डस्मिथ, ठीक है, आपका डेविड हैरिक, इसके अलावा जेम्स बॉसवेल जिन्होंने आपका जॉनसन की बायोग्राफी लिखी है, डॉक्टर जॉनसन की। और इसके अलावा अदर बहुत सारे मेंबर्स हैं जो आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। इनका मेजर क्या था कि इन्फ्लुएंस करते थे सोसाइटी को और आपके इंग्लैंड को उस टाइम के। अब हम बात करते हैं डॉक्टर जॉनसन के बारे में। तो डॉक्टर जॉनसन का आप ऐसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसमें कम दिख रहा था तो इसलिए मैंने यहाँ पे अच्छे से दे दिया। ओके, तो ये था पूरा एज जो हमने डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे कि रिवीजन पॉइंटर्स क्या हैं। इस न्यू क्लासिकल एज को पढ़ा जिसमें 2 डिवीज़न है, एक ऑगस्टियन एज का, एक एज ऑफ सेंसिबिलिटी का, वो पढ़ा। न्यू क्लासिकल्स के आइडियाज़ के बारे में पढ़ा। फिर देखा कि कैसे ट्रांजिशन हो रहा था रोमांटिक्स की तरफ, कैसे फीलिंग, नेचर, ये सारी चीज़ें ऐड हुई हमारे लिटरेचर के अंदर। तो ये सारे चेंजेस देखे, ट्रांजिशन देखा हमने एज ऑफ सेंसिबिलिटी देखा, हमने जो है वो ऑगस्टियन एज देखा, ठीक है। अब हम पॉइंटर में एक तरीके से रिवीजन ले रहे हैं, एक जहाँ पर हम पूरी तरीके से रिवाइज़ कर लेंगे जो न्यू क्लासिकल से ज़्यादातर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं यूजीसी नेट में या अदर जो भी आपके एग्ज़ाम्स हैं उसमें।
ठीक है? तो अब हम देखेंगे नियो क्लासिकल स्टार्ट कब हुआ? तो स्टार्ट हुआ 1660 से 1798 का पूरा टाइम ड्यूरेशन है। इसके 3 फेजेस हैं। एक रेस्टोरेशन जो हमने पिछली वीडियो में कवर किया, दूसरा ऑगस्टियन एंड एज ऑफ सेंसिबिलिटी जो हमने इस वीडियो में अच्छे से कवर किया। फिर हमने ट्रांजिशन भी कवर किया है इस वीडियो में कि कैसे ट्रांजिशन हुआ हमारे रोमांटिक की तरफ, कौन से मेजर ट्रांजिशनल राइटर्स थे। की आइडियाज़ क्या थे इस टाइम के जो राइटर्स थे उनका, मतलब नियो क्लासिकल के की आइडियाज़ क्या थे? तो वो थे रीज़न, ऑर्डर, डेकोरम, बैलेंस, इमिटेशन, क्लासिकल मॉडल्स, ठीक है? इमिटेट करते थे क्लासिकल मॉडल्स को, इसके अलावा ये रीज़न, ऑर्डर और डेकोरम का यूज़ करते थे। एज ऑफ ड्राइडन की अगर हम बात करें, तो एज ऑफ ड्राइडन के एज में आपका जो है उसको रेस्टोरेशन एज भी बोलते हैं, एज ऑफ पोप को ऑगस्टियन एज बोलते हैं, एज ऑफ जॉनसन को एज ऑफ सेंसिबिलिटी बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि रेस्टोरेशन एज आपका एज ऑफ ड्राइडन को बोलते हैं। रेस्टोरेशन एज में ड्राइडन बहुत फेमस थे, ऑगस्टियन एज में पोप बहुत फेमस थे, अलेक्जेंडर पोप। इसके अलावा बात करते हैं एज ऑफ सेंसिबिलिटी में डॉक्टर जॉनसन बहुत फेमस थे। अगर हम बात करें इसके बाद कौन-सा टाइम आता है, तो वो आता है ट्रांजिशन का टाइम, यानी कि रोमांटिक की तरफ जो ट्रांजिशन हो रहा था, उसको हम लोग एज ऑफ सेंसिबिलिटी से ही एक तरीके से काउंट करते हैं। और वहाँ पर जो है वो इमोशंस, रीज़न के ऊपर जो है वो इमोशंस को रखने लगे लोग, फिर से नेचर के बारे में बात करने लगे, इमेजिनेशन के बारे में बात करने लगे, एलिजीज़ लिखना स्टार्ट हो गई ट्रांजिशन पीरियड में, ठीक है? फेमस ट्रांजिशन पीरियड का एलिजी कौन-सा है, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, ठीक है? और राइटर उसका पोएट का नाम भी बताइए। अब हम बात करेंगे कि मेजर जो है वो इम्पोर्टेंट इस टाइम पे जो है पीरियोडिकल्स कौन-कौन से थे, तो एक तो था आपका द टेडलर, दूसरा था द स्पेक्ट्रल। तो दोनों बहुत फेमस हैं और दोनों को जो है वो आपके जोसेफ एडिसन ने और आपके रिचर्ड स्टील ने स्टार्ट किया था। फर्स्ट मेजर इंग्लिश नॉवल कौन-सा था, तो वो था रॉबिन्सन क्रूसो, जिसको आपके डैनियल डेफो ने लिखा था, जो आपका ऑगस्टियन के टाइम पे लिखा गया था। इसके अलावा बात करते हैं फर्स्ट मेजर इम्पोर्टेंट आपका डिक्शनरी किसने लिखी थी, तो आपके सैमुअल जॉनसन ने लिखी थी, जो 1755 में पब्लिश हुई थी, बहुत बार पूछा जाता है। इसके अलावा बात करते हैं कि ट्रांजिशन टू रोमांटिसिज्म, तो रोमांटिसिज्म से आपका ट्रांजिशन कैसे होता है आपका रोमांटिसिज्म तक हमारा, तो वो होता है आपका लिरिकल ब्लैडर के थ्रू। यानी कि जो ट्रांजिशन पीरियड था वहाँ से रोमांटिक पीरियड तक हम कैसे आते हैं, तो वो आते हैं जब हमारा मैनिफेस्टो आता है, जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, जिसका नाम है लिरिकल ब्लैडर, जहाँ वो नेचर के बारे में, सुपरनैचुरल चीज़ों के बारे में, पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं और यहाँ से जो है इमोशंस को, यहाँ से नेचर को बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है और इसको हम लोग रोमांटिक एज के नाम से जानते हैं, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे, ठीक है? और आपका जो लिरिकल ब्लैडर है वो कब आता है, 1798 में। तो यही वो लास्ट ईयर है जहाँ पर आपका न्यू क्लासिकल एंड होता है और रोमांटिक पीरियड जो है वो एस्टेब्लिश होता है। आई होप कि आपको न्यू क्लासिकल का ये पूरा वीडियो समझ आया हो और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो मैंने कवर किए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स थे मैंने लास्ट में वो भी आपको बता दिए। कैसे हम अब रोमांटिक एज की तरफ जाएंगे वो भी मैंने बताया आपको कि ट्रांजिशन कैसे रोमांटिक एज तक की तरफ हुआ, उसके बाद रोमांटिक एज कब एस्टेब्लिश हुआ, तो 1798 में हुआ, ठीक है? अब हम विलियम वर्ड्सवर्थ और एस टी कॉलरिज के थ्रू ये हुआ था। अब रोमांटिक एज को हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और ये वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।